राज्यसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र परिवार से मुक्त होता, कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार न होता। 2 मार्च से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, स्पीकर और गवर्नर को भेजा जाएगा प्रस्ताव, बजट सत्र में पेश किया जाएगा धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ बिल। गुरुग्राम के सदर बाजार में चोरों का आतंक, 5 दुकानों से लाखों रुपए का सामान चोरी, व्यापारियों ने सुरक्षा पर उठाए सवाल। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, एसआर लैब पर टीम ने मारा छापा, कोविड की फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट तैयार करने के आरोप। यूपी में पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे थमेगा चुनाव प्रचार, 10 फरवरी को 58 सीटों पर होगा पहला मतदान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के जवाब दिया। साथ ही पीएम मोदी ने रोजगार से लेकर महंगाई तक के कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मोदी जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, ये कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस न होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था, लेकिन अगर न होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी के इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। सभापति जी, एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। फेडरलिज्म, हमने देखा कि जैसे सामाजिक न्याय ये देश में बहुत अनिवार्य होता है, वरना देश आगे नहीं बढ़ता है, वैसे भी क्षेत्रीय न्याय भी उतना ही जरूरी होता है। अगर कोई क्षेत्र विकास में पीछे रह जाएगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हमने एक योजना बनाई, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। देश के 100 से ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने, अलग अलग पैरामीटर के आधार पर चुने गए, राज्यों के साथ मशवरा करके चुने गए, और उन 100 से अधिक जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो राज्य के जो एवरेज डिस्ट्रिक्ट है उसकी बराबरी तो कम से कम आ जाए तो बहुत कम हो जाएगा। और उस काम को हमने किया, और आज मैं बड़े संतोष के साथ कहूंगा, बड़े गौरव के साथ कहूंगा, योजना का विचार भले भारत सरकार को आया, लेकिन एक राज्य को छोड़ करके सभी राज्यों ने इसको ओन किया
100 से अधिक जिलों की स्थिति बदलने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला इकाई आज मिलकर के काम कर रहे हैं और उसमें सभी दलों की सरकार वाले राज्य, ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की राज्य वाली सरकार है, और सबने मिलकर के इतने उत्तम परिणाम दिए हैं कि बहुत कम समय में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कई पैरामीटर में अपने राज्य की एवरेज से भी कुछ आगे निकल गए हैं। और ये मैं समझता हूं कि उत्तम से उत्तम काम है। और मैं बताऊं, कुछ आकांक्षी जिले जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जनधन अकाउंट पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा जनधन अकाउंट खोलने का काम किया है। हर परिवार में शौचालय मिले, बिजली मिले, इसके लिए भी उत्तम काम इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सभी राज्यों ने मिलकर के किया है। मैं समझता हूं यही फेडरल स्ट्रक्चर का उत्तम उदाहरण है और उसी से देश की प्रगति के लिए फेडरल स्ट्रक्चर का ताकत का उपयोग होना, ये उसका उदाहरण है। वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान कई अहम मसलों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम मनोहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस बैठक में 28 एजेंडों पर चर्चा की गई। वहीं हरियाणा सरकार के 2022 के बजट सत्र की तारीखों को लेकर भी यहां पर मोहर लग गई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम ने बताया कि इस बार का बजट सत्र 2 मार्च से प्रस्तावित है, जिसके लिए विधानसभा स्पीकर और गवर्नर साहब को प्रस्ताव भेज दिया गया है। मित्रों, पिछले 3 साल से हम बजट से पूर्व या बजट के मध्य में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो भी विधायक, सांसद या अलग अलग प्रकार से चर्चा में जिन लोगों को शामिल करना होता है, उनको हम बजट तैयार करने के लिए सुझाव मांगते हैं। उनके मूल्यवान सुझाव जो हैं बजट के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सके, इसकी हम कोशिश करते हैं। उसी संदर्भ में इस बार सभी विधायक और सांसदों को पत्र लिखा गया है कि लिखित में वो अपने सुझाव भेजें, लेकिन आज सभी विभागों के हमारे वहीं शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर नगर परिषद और इसी के साथ आपको बता दें कि नगर पालिका चुनावों के लिए जेजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला और राष्ट्रीय सचिव सुबेश सिंह बोहरा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। आगामी रणनीति तैयार करने के लिए नूंह के सर्किट हाउस में बैठक की गई। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जो जिम्मेदारी लगाई है, उसके अनुसार जिले के पार्टी नेता और पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कैंडिडेट का नाम लिए जाएंगे। सिंह जी प्रभारी के तौर पर आज नूंह में आए हैं। 3 क्षेत्र में जो आपके नगर पालिका के, नगर परिषद के चुनाव हैं, पुन्हाड़ा में, नूंह में, झिरका में, आज उसकी मीटिंग लेने के लिए जो हमारी कोर टीम है उससे बातचीत करने के लिए, पार्टी कहां स्टैंड करती है, और क्योंकि इस बार डायरेक्ट चुनाव चेयरमैनशिप का भी होगा, किस सीट पे हमारा दावा मजबूत है और कितनी मजबूती से हमने किन किन कैंडिडेट्स को फील करना है, वार्ड वाइज हमारी क्या तैयारी है, उसको लेकर के आज की मीटिंग बुलाई गई है। जिला प्रधान और बाकी सारे सीनियर लीडर से आज राय मशवरा करके उस पर फैसला करेंगे। वहीं गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दोनों विभागों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर की एसआर लैब में छापेमारी कर 2 अपराधियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि इस लैब में फर्जी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बनाई जा रही है। इसी के चलते पहले टीम ने अपने ही आदमी को भेजकर कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट की बात की, तो वहां मौजूद मैनेजर बड़े ही आराम से मान गया और पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। पैसे ट्रांसफर करने के तुरंत बाद टीम ने लैब में धावा बोल दिया। वहीं रेट की भनक लगते ही लैब का मालिक मौके से फरार हो गया।
फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुट चुकी है। ये DLF फेज 4 की लोकेशन है और फेज 3 की लोकेशन है। पिछले काफी दिनों से हमें ये सूचना मिल रही थी कि एक ये रैकेट चल रहा है गलत RT-PCR रिपोर्ट देने का। तो CM फ्लाइंग स्क्वाड और हमारी एक ज्वाइंट रेड है। CM फ्लाइंग स्क्वाड के पास भी ये सूचना थी काफी टाइम से। तो हमने एक टीम बनाई और एक डिकोय कस्टमर को यहाँ पे भेजा। तो हमें पता चला कि भाई अनुज शर्मा नाम का एक ये मैनेजर कम इंचार्ज है जिसने कि SRL डायग्नोस्टिक लैब की फ्रेंचाइजी ली है। तो हमने अपना डिकोय भेजा। डिकोय ने इनसे बात की और इनको बताया कि भाई इस तरह हमें किसी पर्पज के लिए ये रिपोर्ट चाहिए और पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए। तो ये एग्री हो गया अनुज शर्मा और इसने पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोला। हमने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करा दिए। वहीं कुरुक्षेत्र की मुख्य यूनिवर्सिटी से पीपली सड़क का मुद्दा अब गहरा हो गया है। आपको बता दें कि शहर की बदहाल सड़क के निर्माण कार्य को शुरू करवाने को लेकर INLD के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर हवन यज्ञ किया और थानेसर के विधायक का पुतला फूका। साथ ही सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 7 साल से बदहाल लाइफलाइन सड़क पीपली 3rd गेट का निर्माण कार्य नहीं हुआ। धर्मनगरी के लोग आए दिन सड़क के निर्माण को लेकर काफी परेशान हैं। इससे पहले कांग्रेस भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर चुकी है। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिले के सभागार में जिले के सभी ग्राम सचिवों और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक की गई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने जिला परिषद के CEO को कहा कि जिला के सभी ग्राम सचिव उनके अंतर्गत आने वाले गांव के स्वच्छता अभियान के नोडल अधिकारी होंगे जो अपने अंतर्गत आने वाले गांव की सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना है कि हमारा समाज स्वच्छ और सुंदर बने। स्वच्छ भारत मिशन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिला स्तर स्वच्छता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ऐसे लोगों और सामाजिक संस्थाओं को आमंत्रित किया है जिनके अंदर स्वच्छता की लगन और समर्पण की भावना हो। आज हमारे नूह जिले की ग्रामीण आंचल की ग्रामीण स्ट्रक्चर की विभाग की ये बैठक जिला स्तरीय हमने रखी और मैं कल से इस प्रवास पे हूँ। पहले हमारा फरीदाबाद का प्रवास हुआ। वहाँ पर हमने फरीदाबाद के ग्रामीण और शहरी दोनों इकाइयों की बैठक ली। उसके बाद पलवल में भी दोनों बैठक ली और अब यहाँ दोनों विभाग की बैठक जो है ये अभी ग्रामीण विभाग की संपन्न हुई है। और इसमें हम सब यही हैं कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोनों ही इस विषय के लिए बेहद गंभीर हैं।
तो वहीं देश में कोरोना के नए मामलों में राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन मौतों के आंकड़े हर दिन बढ़ रहे हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 67,597 मामले सामने आए हैं, जबकि करीब 2 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं एक दिन में कोरोना से देश में 1,188 लोगों की मौत हो गई। अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट 96% से ज्यादा हो गया है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में हर रोज कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 1,231 नए मामले सामने आए हैं और 3,544 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि प्रदेश में 21 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। वहीं गुरुग्राम में 478 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 114, यमुनानगर में 126 कोरोना के नए केस मिले हैं। बी.आर. चोपड़ा के पौराणिक शो महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोपती ने 74 साल की आयु में आखिरी सांस ली। जानकारी के मुताबिक अभिनेता लंबे समय से बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। प्रवीण कुमार सोपती ने न केवल अभिनय की दुनिया में बल्कि खेल की दुनिया में भी खूब नाम कमाया था। वहीं सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर प्रवीण कुमार सोपती के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ने वाले प्रसिद्ध अभिनेता और पूर्व एथलीट श्री प्रवीण कुमार सोपती जी के निधन का समाचार दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। तो वहीं कैथल में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां खेतों में बिजली कनेक्शन न दिए जाने से नाराज जिले के एक किसान ने पेहवा चौक पर 1 दिवसीय अर्धनग्न प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुरू की। किसान का कहना है कि पूरे प्रदेश में खेतों में 80,000 ट्यूबवेलों पर बिजली के कनेक्शन पेंडिंग हैं और बार बार गुहार के बावजूद बिजली विभाग की तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। बिजली कनेक्शन ना मिलने के कारण 80,000 बिजली कनेक्शन अपने हरियाणा के पेंडिंग है और सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने से काफी परेशान हैं और अपना रोष उन्होंने जाहिर किया। एक तो जी तनख्वाह नहीं आ रही, 4 समस्या ये है जी, 4 महीना लग गया जी, अब तक कोई तनख्वाह नहीं। रे बच्चों का पढ़ाई की फीस कहाँ से दे जी, और ये घर का राशन कहाँ से दे जी, दुकान वाला नाट जाता है। अधिकारियों को बोला है, अधिकारी को जो पहले दे दिए 2 बार अपने ज्ञापन दे चुके हैं जी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं जी। एक तो जी तनख्वाह नहीं आ रही, 4 महीने हो लिए, 4 महीने से हमारा बच्चों का पालन पोषण क्या होगा, हम क्या खाएं। दुकान वाला दुकान से सामान देने से नाट गया, क्यों? पैसे नहीं मिलेंगे तो सामान कहां से आएगा। एक तो जी तनख्वाह नहीं आ रही। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मशहूर हुई अभिनेत्री मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी ने खुद के खिलाफ शहर थाने में SC/ST अत्याचार एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी डीएसपी विनोद शंकर के समक्ष पेश हुई, जिसके बाद जांच अधिकारी ने उनको औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया। वहीं 4 घंटे की पूछताछ के बाद आरोपी मुनमुन दत्ता को अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक मुनमुन दत्ता ने बीते वर्ष 9 जनवरी को यूट्यूब पर एक वीडियो जारी कर अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता रजत कलसन ने 13 मई 2021 को मुनमुन दत्ता के खिलाफ थाने में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
हाईकोर्ट इंटरम बेल पे है और आज उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आई थी। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन इसको करवा दी गई है। इसके बाद क्या फौरी तौर पे पुलिस बेल पे छोड़ दिया गया है क्या? हाँ, यही इसमें डायरेक्शन ऑफ इंटरम बेल में जो है उसको बेल बॉन्ड पे रिलीज करना होता है, वो कर दिया हमने। भिवानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए इसके उद्देश्य से अब भिवानी की सड़कों पर ट्रैफिक लाइट लगेंगी। हालांकि पहले भी ये लगाई गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों तक चलने के बाद ये अब काफी सालों से खराब पड़ी थी। अब भिवानी प्रशासन इसे ठीक करवाने में जुटा है ताकि इसे दोबारा से चलाया जा सके। आपको बता दें कि भिवानी में यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से भिवानी की सड़कों पर लाइट लगेगी। ये लाइट ट्रैफिक को सुधारने के उद्देश्य से बनाई गई है ताकि सड़कों पर कोई दुर्घटना न घटे। वहीं लोगों ने कहा कि यातायात की व्यवस्था अब सुधरेगी। बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि यहाँ मेन घंटाघर चौराहा है यहाँ पर, और मेन व्यापारी भी और सभी जो भिवानी का वर्ग है यहीं से एंट्री होती है। तो प्रशासन की अच्छी एक पहल है। जो लाइटें खराब थी ठीक हो जाएंगी और प्रशासन ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी तरीके से हो जाएगी। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।